सारे साथियों को मैं मैत्रीपूर्ण जय भीम करता हूँ। दोस्तों, मुझे विषय दिया गया कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन और राजनीति के प्रयोग। मुझे बहुत आनंद हो रहा कि जब तक के कांशीराम जी ने सामाजिक परिवर्तन के लिए और राजनीतिक परिवर्तन के लिए जो प्रयोग किए हैं वो लोग जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे तो उन्हें कांशीराम जी का महत्व समझ में आएगा। लोक धर्म ऐसा है कि कोई आदमी जब जिंदा रहता है तो जैसे समर्थक मिलते हैं वैसे उनको उनके विरोधक भी होते हैं। उस जमाने की जो फोर्सेस होते हैं उसमें शामिल लोग अपना अपना फोर्स बचाने के लिए अगर कोई दूसरा नया फोर्स उसको कुचल कर आगे जाता है तो उसका विरोध करना वो अपना परम कर्तव्य समझते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य का हमेशा ही विजय ही होता है। और ऐसी ही बात बुद्ध के बारे में घटी, महात्मा फुले जी के बारे में घटी, कबीर के बारे में भी घटी और उनके जमाने में चाहे गुरु नानक हो, चाहे और कोई भी सामाजिक परिवर्तन करने वाला महानायक हो, उनके बारे में भी ऐसा ही होता है। बाबा साहब के बारे में ऐसा हुआ, ठीक वैसा ही कांशीराम जी के बारे में भी हुआ। बुद्ध, फुले, अंबेडकर, कबीर, गाडगे बाबा, इनके बारे में इनको जैसा विरोध हुआ वैसा ही विरोध मान्यवर पूजनीय कांशीराम जी के साथ भी हुआ। लेकिन जैसा बाबा साहब अंबेडकर और बाकी लोगों को बाद में जनता ने सपोर्ट दिया, वैसा ही सपोर्ट कांशीराम जी को भी मिला। और इसका कारण ये था कि मान्यवर कांशीराम जी ने जो सामाजिक परिवर्तन के लिए और राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयोग किए थे, वो प्रयोग लोगों को समझ में आया कि इससे काम बन रहा है। इससे ही जो बाबा साहब चाहते थे वो मूवमेंट आगे। और ये जो बात है लोगों ने समझ ली, इस बात को लोगों ने समझ लिया। और जब कोई एक आधी बात लोग समझते हैं तो लोग अपनी जान न्यौछावर करने के लिए भी उनके साथ तैयार होते हैं। कांशीराम जी के बारे में ठीक वैसा ही हुआ। तो क्या प्रयोग किए थे कांशीराम जी ने? एक बात जान लेना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर के वक्त बाबा साहब के साथ पूरा उस जमाने का अछूत समाज था और वो भी पूरा नहीं था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे कुल मिलाकर बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, ऐसे 9 राज्यों में बाबा साहब के साथी उस जमाने में थे। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने लोगों को कहा था, मेरे भाइयों, अगर गुलामी को खत्म करना है और राजनीतिक सामाजिक तौर पर आजाद होना है तो हमारे 3 शस्त्र हैं। कांशीराम जी ने बताया था, बाबा साहब अंबेडकर ने बताया था।
कौन से 3 शस्त्र बताए थे बाबा साहब ने? पढ़ो, शिक्षा के सिवाय, ज्ञान प्राप्ति के सिवाय हमारे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं था। महात्मा फुले जी ने जो मूवमेंट चलाई थी, अछूतों के लिए स्कूल निकाले, महिलाओं के लिए एक स्कूल निकाले, और उस स्कूल निकालने से अछूतों को एक जबान आ गई, वो अपने आजादी का ऐलान वो कर सके। अगर उनको पढ़ने का लिखने का कोई अधिकार ही नहीं मिलता तो उनको आवाज कभी भी नहीं आ सकती थी। और इसका महत्व मान्यवर बोधिसत्व बाबा साहब आंबेडकर ने जाना, और इसीलिए बाबा साहब आंबेडकर ने महात्मा फुले जी को अपना गुरु माना। जबकि महात्मा फुले और बाबा साहब के एजुकेशन में बहुत अंतर था, और महात्मा फुले जी का देहांत जब हुआ उसके दूसरे साल बाबा साहब आंबेडकर का जन्म हुआ। इतना अंतर था, और इतना अंतर होने के बावजूद बाबा साहब आंबेडकर महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते हैं। गुरु नोहे हाडा मासाचा, गुरु नोहे जाती संप्रदाय, गुरु शुद्ध ज्ञान तत्वची असे अनुभवी यांची। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कहते थे, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु उनका जो अनुभव होता है, तत्व ज्ञान होता है, उनका आंदोलन होता है, उस आंदोलन को वो गुरु मानते हैं, वो शुद्ध तत्व ज्ञान को अपना गुरु मानते हैं। बाबा साहब ने महात्मा फुले जी को गुरु, यानी उनके आंदोलन को, उनके तत्व ज्ञान को बाबा साहब ने गुरु माना। ये एक शस्त्र हुआ। अपने लोगों को उन्होंने बताया कि जाओ पढ़ो, देहात से आओ, शहर में आओ, गांव में तुम्हारे लिए भलाई नहीं है, आप शहर में बच जाओ। लोगों ने सुना, बाबा साहब के अनुयायी ने गांव छोड़े और शहरों में आए और पढ़ने लगे। अच्छे जगह उन्होंने अपने मकान बनवाई, और उसी के कारण वो आरक्षण का लाभ भी उठा पाए। अगर वो पढ़ते नहीं तो आरक्षण मिलता नहीं, और आरक्षण का लाभ अगर वो लेते तो उनकी प्रगति भी नहीं होती। आज हम जो बोल रहे हैं वो उसी के कारण है, ज्योतिबाजी फुले के कारण और बाबा साहब आंबेडकर जी के कारण। ये पहला शस्त्र था, पढ़ो। बाबा साहब ने उसके बाद दूसरा शस्त्र बताया, संगठित बनो। अकेले अकेले लड़ने से कोई फायदा नहीं है। एक एक आदमी अगर जुड़ जाता है तो उसकी शक्ति बनती है, और वो शक्ति के बलबूते पर ही कोई आदमी जीत सकता है। बाबा साहब ने अपने साथियों को कहा, तो विघटित नहीं रहना, आप संगठित बनो। लोग संगठित हो गए, जितना होना था उतने वो संगठित हो गए, और उस संगठन के बलबूते पर, सत्ता के बगैर, बाबा साहब आंबेडकर ने अपने लोगों के हक हासिल किए। और बाबा साहब आंबेडकर तीसरा शस्त्र बताते, संघर्ष करो। संघर्ष कौन करता है? जो लाचार होता है वो संघर्ष नहीं करता। लाचार कौन होता है? जो दुर्बल होता है वही लाचार होता है। अगर वो सशक्त होता है, ताकतवान होता है, बलवान होता है, तो वो लाचार नहीं बनता। और जो लाचारी छोड़ देता है वो संघर्ष के लिए तैयार होता है। बाबा साहब ने संघर्ष के बलबूते पर आंदोलन को जीता, और आजादी का एक टप्पा बाबा साहब आंबेडकर ने पूरा किया था। बाबा साहब जाने के बाद जैसा सेनापति धाराशाही होते हैं और सैन्य में बिखराव पैदा होता है,
और सैन्य हार जाते हैं। उसी तरह दिसंबर में 6 दिसंबर को जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया, उनके साथ काम करने वाले सेकंड लाइन के जो लोग थे उनमें उतनी प्रतिभा नहीं थी जो बाबा साहब के आंदोलन का विकास करे। वो भावनिक दृष्टि से और अपने स्वार्थ के कारण, अपना स्वार्थ को लेकर नेतृत्व के लिए, नेता बनने के लिए और नेता बनके सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए जो लालायित हुए, वो अपने खुद के प्रयोग नहीं कर पाए। और बाबा साहब आंबेडकर ने जो प्रयोग किए थे, कम से कम उसकी नकल भी करते तो भी काम जमता था, लेकिन उन नेताओं में उनकी नकल करने की भी अकल नहीं थी। और इस कारण बाबा साहब आंबेडकर का आंदोलन पीछे चला गया, अन्य अत्याचार बढ़ गए। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 20, ऐसे आंदोलन के टुकड़े 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 हो गए। कोई किसी की बात मानता नहीं था। और ऐसे समय कांशीराम साहब जब पूना में नौकरी करते थे, तो उस नौकरी के समय जब उधर वाघमारे नाम की लड़की पर बलात्कार हुआ था और उस बलात्कार के कारण आंदोलन हुए थे, और सारे लोग उस लड़की के पिताजी से मिलने जाते थे। जैसा कोई दुर्घटना घड़ी तो लोग जाते हैं, वो अपना उनके साथ में बैठकर सांत्वना देते हैं, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। कांशीराम जी भी गए अपने साथियों के लेकर, तब वो नौकरी करते थे। तो उस लड़की का बाप ये कहता है कि आप कुछ मत करो, आप मेरे बाल बच्चों की परवरिश की जिम्मेवारी लो, और मैं जिन्होंने मेरे बेटी पर अत्याचार किया, मैं उनको खत्म करता हूं। कांशीराम जी के पास कोई उत्तर नहीं था। कांशीराम जी तो वापस आ गए, लेकिन उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। रिपब्लिकन पार्टी के नेता एन बी कांबळे तब पुणे में रहते थे। उन्होंने उनको सपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन नेतागिरी जिसके सर में घुस गई वो किसी का मानते नहीं है, और जूनियर लोगों का तो कोई मानता ही नहीं। ये पंजाब से आया हुआ लड़का हमको बताएगा, हमको पढ़ाएगा, बाबा साहब हमको सिखाएगा, मूवमेंट हमको सिखाएगा। ये जो अहंकार की बात थी, बाबा साहब के जाने के बाद उनके जो सिपह सालार थे रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं में, वो अहंकार बड़े पैमाने पर बढ़ गया था। कोई विद्वान कहता है, अहंकार अपना 1 नंबर का शत्रु होता है, और वो अज्ञान का पहरेदार भी होता है। जहां पे अहंकार है वहां पे अज्ञान है, और जहां पे अज्ञान है वहां पे सत्यानाश है। ये एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी जुड़ती है। बाद में और माहौल बिगड़ते चला गया। बाबा साहब आंबेडकर और उनके मूवमेंट के ऊपर कोई ख्याल नहीं दे रहा, और उन्होंने पहला प्रयोग किया, सामाजिक आंदोलन अगर चलाना है तो उस आंदोलन को चलाने वाला
जो नेता होता है उस नेता ने कफन बांधकर मूवमेंट में कूदना होता है। कांशीराम जी ने प्रण किया, ना मेरी कोई संपत्ति होगी, ना मेरी शादी होगी, ना मेरे बाल बच्चे होंगे, ना मेरा कोई परिवार होगा, ना मैं किसी के शादी में जाऊंगा, ना मैं किसी के मैयत में जाऊंगा, कोई समारंभ में मैं नहीं जाऊंगा, और पूरा समय मेरी जिंदगी में एक ही काम होगा, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का, जो बाबा साहब ने बताया था। ये पहला प्रयोग दलित आंदोलन में पहले किसी ने किया। कोई शादी नहीं की, अपने घर बार को छोड़ दिया, अपने माता पिता को छोड़ दिया, और फकीरी का जो जीवन है उस जीवन को उन्होंने स्वीकार किया। यह पहला प्रयोग था। आप जाने ना जाने, आप माने या ना माने, लेकिन यह भी एक प्रयोग ही है। नेता अगर त्यागी होता है तो उनके अनुयायी त्यागी बनते हैं। नेता अगर चरित्रवान होता है तो उनके अनुयायी चरित्रवान बनते हैं। नेता अगर विद्वान बनता होता है तो उनके अनुयायी भी विद्वान होते हैं। नेता अगर स्वार्थी होता तो उनके अनुयायी भी स्वार्थी होते हैं। नेता अगर दुराचारी होता तो उनके अनुयायी भी दुराचारी होते हैं, उनको कोई उसकी परहेज नहीं होती। शराबी नेता, उनके साथ काम करने वाले लोग उनको शराब ला कर देते। नेता भी शराबी और उनके कार्यकर्ता भी शराबी। नेता पैसे खाता है, उनके साथी भी पैसे खाते। इसलिए नेता का बहुत बड़ा आदर्श रहना ये उस आंदोलन का एक बड़ा हथियार होता है। बाबा साहब का व्यक्तिमत्व त्यागी था, ज्ञानी था, स्वाभिमानी था। बाबा साहब के ये गुणों को देखकर लोग वैसे बनने की कोशिश करते थे। और कांशीराम जी ने वो जब प्रयोग किया, हमारे जैसे नौजवान लोगों ने जब कांशीराम को वर्तमान पत्र के कागज पर लेटते हुए देखा, हाथ में रोटी लेकर बेसन के साथ खाते हुए देखा, ठंड के कारण मुर्दे पर का कोट 5 रुपए में खरीद कर वो अपने आंग पर ओढ़ता है, ये नेता जब हमने देखा, और जब तक के लोग सोते नहीं तब तक के ये नेता जब जागते हुए हमने देखा, चाहे वो दिल्ली का बोट क्लब हो, चाहे वो और दिल्ली के और दूसरे कार्यक्रम हो, जब 5-10 लाख लोगों की भीड़ जुटती है और उनकी व्यवस्था करनी होती है, तो ये नेता हमने पहली बार देखा कि सब व्यवस्था अपने नजर से देखता है। मेरे कार्यकर्ताओं को उनके बेहाल नहीं होना चाहिए, ये सोचता है। उनको समझाता है, अगर कुछ कमियां है तो उनको समझाता भी है। पेंटर जब पेंटिंग करते हैं तो ये नेता उनके साथ भी होता है, और दीवार ऊंची ऊंची है और ऊंची दीवार पर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, उसका पेंटर का हाथ नहीं पुरता, तो ये नेता अपने ऐसा 2 हाथ और 2 पांव पर ऐसा ऊंचा होता है, और वो पेंटर कांशीराम जी की पीठ पर खड़ा होकर दीवार पर पेंटिंग करता है। जब पेंटर ये देखता है तो वो कांशीराम जी के जबान पर अपनी कुर्बानी भी करने के लिए तैयार होता है। हमारे जैसे कई लोग थे कि जिन्होंने नौकरियां नहीं की,
हम सोचते थे कि कांशीराम जी, हमने तो बाबा साहब को तो नहीं देखा, लेकिन कांशीराम जी के रूप में हम जब बाबा साहब को देखते थे, अगर उस जमाने में कांशीराम जी ने हमारे हाथों में अगर बंदूक भी दी होती तो हम बंदूक चलाने के लिए भी तब तैयार होते थे, तैयार हो सकते थे। इतना एक आदर्श कांशीराम जी के बारे में लोगों में था। तब हमारी उम्र तो कम थी। कांशीराम जी के साथ में रहने का मौका मिला, उनकी निजी जिंदगी भी हमने देखा, कार्यकर्ताओं के साथ का रवैया भी हमने देखा। तो वो एक प्रयोग, समाजवादी प्रयोग, समाजवादी पद्धति का जीवन जीने का प्रयोग कांशीराम जी ने अपने जीवन में किया था, और उसी के कारण उनके पीछे लोगों का जो जमावड़ा हुआ, भीड़ हुई, वो जमा हो गई। तो भीड़ जमाना ये कोई कांशीराम जी का मकसद नहीं था। मकसद क्या था? कांशीराम जी कहते थे कि लाल किले पर बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन, 100वां जन्मदिन, जन्म शताब्दी जब होगी, तब लाल किले पर नीला झंडा फहरेगा। इसका मतलब बाबा साहब के बच्चों की सत्ता दिल्ली के तख्त पर आएगी। ये उन्होंने अपना टाइम बाउंड प्रोग्राम बना लिया था, क्योंकि उन्होंने जो अपने काम करने की सिस्टम बनाई थी, ये भी एक प्रयोग ही था। प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड एक्शन। पहले प्लानिंग करो, बाद में प्रिपरेशन करो, उसकी तैयारी करो। बगैर प्लानिंग के, बगैर तैयारी से अगर एक्शन होती है तो वहां पे अपयश आना ही है। इसलिए वो कहते थे प्लानिंग करो, प्रिपरेशन करो, तैयारी करो, और बाद में एक्शन करो। ये प्रयोग उस जमाने में कांशीराम जी के पहले बाबा साहब के अलावा किसी ने नहीं किया था। जो जो मन में आता है वो कर लो, कोई सोचने की जरूरत नहीं। जब सोचेंगे ही नहीं, प्लानिंग ही नहीं होगा, तो तैयारी कहां से होगी? पहलवान अगर हौद में उतरता है तो उसको तैयारी करनी पड़ती, बगैर तैयारी से अगर वो उतरता है तो उसको पराजित होना ही पड़ता। कांशीराम जी ने प्रयोग किया कि मैं जो चाहता हूं, मैं जैसा रहता हूं, करता हूं, ऐसे रहने वाले, ऐसे करने वाले अगर मेरे साथ मेरे साथी होंगे तो ही मैं कामयाब बनूंगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कांशीराम जी ने दूसरा प्रयोग किया। पहला प्रयोग ख्याल में रखना, पहला प्रयोग क्या किया? आपने खुद का मॉडल जनता के सामने रखा, त्याग का, बुद्धिमत्ता का। और दूसरा प्रयोग किया कि ये हमारा कार्यकर्ता एक कैडर बेस बनना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए। प्रशिक्षण के बगैर कोई कार्यकर्ता काम करता है तो उसको रिजल्ट नहीं मिलेगी। राजनीति में, सामाजिक आंदोलन में जो लोग काम करते, कार्यकर्ता काम करते, उनको प्रशिक्षण नहीं है तो वो ठीक से काम नहीं कर सकते, उनमें डिसिप्लिन नहीं आ सकती। उनका जो ध्येय है, अगर ध्येय के प्रति वो ईमान नहीं रखते तो फिर वो भटक जाते हैं। कांशीराम साहब ने 5-5 दिन के कैडर कैंप रखे, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया, और बुद्ध के बाद दबे कुचले लोगों को तैयार करने के लिए
प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का संघ पहली बार बना। बाबा साहब के साथ काम करने वाले इन्हें गिने लोग पढ़े लिखे थे, बाकी सब अनपढ़ गवार थे, उनको क्या पढ़ाएंगे। तो बाबा साहब ने यह प्रयोग नहीं किया, लेकिन बाबा साहब के कारण पढ़े लिखे लोग निर्माण हुए, नौकरदार वर्ग तैयार हुआ, बुद्धिजीवी वर्ग तैयार हुआ। इन बुद्धिजीवी वर्ग को डिसिप्लिन में लाना, एक ध्येय के प्रति उसको खड़ा करना और उनको बाबा साहब के कार्यकर्ताओं को, समाज को कांशीराम जी ने प्रशिक्षित करने का दूसरा प्रयोग किया। मैं रिपब्लिकन पार्टी में मेरे पिताजी के साथ में काम करता था, छोटा था, पढ़ता था मैं तब, और मेरे घर में रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं का आना जाना था और नेताओं का भी आना जाना था। मैं उन लोगों की भी कार्य करने का तरीका देखा और कांशीराम जी के कार्य करने के भी तरीके देखे। कांशीराम जी ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित बनाया। 2 दिन के कैडर कैंप, 3 दिन के कैडर कैंप, 1 दिन का कैडर कैंप। और मैंने देखा 8 बजे से ये नेता बोल रहा, रात के 10 बजे तक बोलता है। स्टैमिना भी देखो। विल पावर इज द ग्रेटेस्ट पावर। अगर विल पावर है तो उसके जैसी ग्रेट पावर नहीं होती। विल पावर से बहुत बड़ी ताकत मिलती। 10-10 घंटे, 12-12 घंटे यह आदमी बोलता है, थकता नहीं और अय्यासी की बात भी नहीं, उतना त्याग। ये दूसरा प्रयोग कामयाब हुआ। और तीसरा प्रयोग किया कि आंदोलन को चलाने के लिए संसाधन होने चाहिए। क्या होते हैं संसाधन? अगर सामाजिक आंदोलन कामयाब करना है, राजनीतिक आंदोलन कामयाब करना है, तो अपने खुद के साधन होने चाहिए। तो पहला साधन होता है दिमाग। इसका मतलब बुद्धिजीवी लोगों का संगठन। समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, उस पढ़े लिखे लोगों को संगठित करना, यानी नॉन पॉलिटिकल विंग हो गई। एक पॉलिटिकल विंग और दूसरी नॉन पॉलिटिकल विंग। इसमें कांशीराम जी ने एक बाइफर्केशन कर दिया और उन्होंने एक अपना तत्व ज्ञान बताया। नॉन पॉलिटिकल रूट्स अगर मजबूत नहीं होते तो पॉलिटिकल एक्शन कभी कामयाब नहीं होती। अगर पॉलिटिकल एक्शन अगर कामयाब बनानी है तो उसके नॉन पॉलिटिकल रूट्स मजबूत बनना चाहिए। तो उन्होंने कर्मचारियों को इकट्ठा किया, उसके संगठन को बामसेप का नाम दे दिया। उसके पहले संगठना कर्मचारियों की संगठना थी, कास्ट्राइब नाम की, लेकिन उस संगठना का ध्येय कर्मचारियों के प्रॉब्लम जो है वो छोड़ना, उसमें मदद करना। इसके लिए अपने खुद के समस्याओं में घिरे हुए लोग अपनी समस्या को छोड़ने के लिए संगठित हुए थे, लेकिन समाज से कोई लेन देन नहीं था। कांशीराम जी ने कहा कि तुम्हारी समस्या छोड़ो, समाज के समस्या के बारे में सोचो, पे बैक टू सोसाइटी। और इसीलिए बामसेप बनी। बामसेप में लाखों कर्मचारियों को, पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने संगठित किया। ये तीसरा प्रयोग था। इसके पहले इस ढंग से कोई कर्मचारियों का संगठन नहीं बना था।
और कर्मचारी पढ़े लिखे होने के कारण उनमें उनके पास थोड़ी बुद्धिमत्ता भी थी और पैसा भी था। महीने में पगार मिलता है तो थोड़ा पगार भी था, तो अपने कमाई का कुछ हिस्सा अगर समाज के लिए खर्चा करता है तो हमारे पास पैसा भी तैयार होता है। ये कांशीराम जी ने प्रयोग किया और वो कामयाब हुआ। आंदोलन के लिए कर्मचारी कोई ताकत नहीं बनता, लेकिन उसके घर में उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी औरत, उसका बाप, उसकी मां, उसके रिश्तेदार, एक कर्मचारी के पीछे कम से कम 8-10 लोग तो होती है। भले दूसरे तुम्हें समझे या ना समझे, लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे रिश्तेदार तो होते हैं, घर में तो लोग होती है। तो कांशीराम जी ने यह प्रयोग किया कि अकेले को नहीं बताना, उस फैमिली का आंदोलन के लिए उस फैमिली को तैयार करना। तो साथियों, बामसेब ये संगठन एक परिवार बन गया था। जब हम जम्मू कश्मीर में 1983 में गए तो बामसेब का कार्यकर्ता अकेला नहीं आया था, उसके साथ उसकी बीबी भी थी, उसके साथ उसके लड़के भी थे, उसका लड़का भी था। ये तेजेंद्र सिंह झल्ली साहब की 2 लड़कियां, सुखविंदर सिंह और अरविंदर सिंह कौर, वो तब हमारे साथ में साइकिल चलाती थी। वो कोई लोग बाहर से नहीं थे, परिवार के लोग थे। और हमें बामसेब का परिवार हमारा परिवार लगता था। ये प्रयोग इसके पहले कभी नहीं बना, पहली बार ये प्रयोग किया था। इतना भाईचारा निर्माण हुआ कि खून का रिश्ता अलग और मोमेंट का रिश्ता है ये नजदीक लगता था। ये प्रयोग कामयाब हुआ और फिर कांशीराम जी चौथा प्रयोग करते हैं कि ऐसा आंदोलन खड़ा किए, ऐसे विषय पर आंदोलन हो कि जिसके कारण लोगों में व्यवस्था के खिलाफ बगावत पैदा हो। जब तक के बगावत पैदा नहीं होती तब तक के आंदोलन में ऊर्जा नहीं आती। तो बगावत के लिए शत्रु की पहचान भी होना जरूरी था। बाबा साहब आंबेडकर ने अपने 2 शत्रु बोले थे। कौन से शत्रु? बाबा साहब कहते थे ब्राह्मणशाही ये हमारा पहला शत्रु है और भांडवलशाही ये हमारा दूसरा शत्रु है। तो अनपढ़ गवार गरीब लोगों को बाबा साहब की ये सीधी सीधी भाषा समझ में नहीं आती थी। कांशीराम जी ने उस भाषा का सुलभीकरण किया और बाबा साहब और कांशीराम कहने लगे कि हमारे 3 शत्रु है, ब्राह्मण, बनिया और बड़ा जमींदार। ब्राह्मण यानी ब्राह्मणशाही का प्रतीक, बनिया और बड़ा जमींदार ये भांडवलशाही का प्रतीक। बाबा साहब को जो कहना था वही कांशीराम कहे, लेकिन उसका सुलभीकरण किया, ब्राह्मण, बनिया, बड़ा जमींदार। और तब उनके भाषणों में, उनके लिखानों में सरकारी नौकरियों में ब्राह्मण कितने हैं, शेड्यूल कास्ट कितने हैं, कितने होने चाहिए, ब्राह्मण कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कितने होने चाहिए, ओबीसी कितने हैं, कितने होने चाहिए, और जो चाहिए वो नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है। इस ढंग से बगावत कांशीराम जी ने निर्माण की। और DS4 का जब उन्होंने प्लेटफॉर्म खड़ा किया, उस DS4 में हमारे जैसे नौजवान थे, स्टूडेंट थे और महिलाएं थी। बामसेब और DS4 ये नॉन पॉलिटिकल रूट्स थे।
ये दो संगठनाओं के बलबूते पर कांशीराम जी ने आंदोलन किए। आरक्षण कोई भीख नहीं, हमारा संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण यह हमारे ब्रेड और बटर का मामला नहीं है, शासन और प्रशासन में हमारे भागीदारी का मामला है। हमको भागीदारी चाहिए प्रशासन में और शासन में। यह आवाज पहले किसी ने नहीं उठाई थी, कांशीराम जी ने उठाई और उसने लोगों के दिल को छू लिया। कांशीराम जी ने देखा कि ब्राह्मणों ने दलित और ओबीसी में, दलित और आदिवासियों में, मुस्लिम और हिंदुओं में झगड़ा पैदा कर दिया। ताकत को बिखराव में पैदा कर दिया। कांशीराम जी कहते हैं कि अरे वोट तुम्हारा और राज उनका। वोट हमारे ज्यादा है तो सत्ता भी हमारी होनी चाहिए। यह प्रयोग इसके पहले नहीं हुआ था। ओबीसी लोगों में जाकर बताए कि तुम तो 52% हो, 52% होने के बावजूद भी तुम सत्ता के बाहर फेंक दिए हो। अगर हम ओबीसी, दलित और आदिवासी और मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर अगर आते हैं तो अपने हाथ में सत्ता आती है। जब ये बात लोगों के ध्यान में आ गई और लोग जुड़ने लगे तो जो राजनीति का अभ्यास करने वाले लोग हैं वो जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में उसके पहले जो मुख्यमंत्री हुए थे वो सब के सब ब्राह्मण थे। लेकिन वामसेप के उदय के बाद जो मुख्यमंत्री बदल गए, यादव मुख्यमंत्री बना, कुर्मी मुख्यमंत्री बना, ये हिंदी बेल्ट में चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राज्य के मुख्यमंत्री ब्राह्मणों के सिवा होने लगे। ड्यू टू कांशीराम, ड्यू टू वामसेप एंड DS4। वामसेप ने और DS4 ने जो प्रचार किया, जो जागृति की और बहुजन समाज के मन में जो बगावत पैदा की, वो बगावत रंग लाने लगे और सत्ताधारियों को बदलना पड़ा। कांशीराम जी ने ऐसा कोई आंदोलन नहीं किया कि जिसके कारण किसी को जेल में जाना पड़े, जिसके कारण किसी को जान गंवानी पड़े। कांशीराम जी कहते थे कि वो कोई जरूरत नहीं है। हमारी जनसंख्या ही इतनी बड़ी है, अगर हम हमारे लोगों को, हमारे जनसंख्या को अगर हम समझाते हैं तो हमको जेल में जाने की क्या जरूरत है। लेकिन दलित ओबीसी को शत्रु मानता था, ओबीसी मुसलमानों को शत्रु मानता था, आदिवासी दलित को ओबीसी को शत्रु मानता था, मुसलमानों को शत्रु मानता था। कांशीराम जी ने राजनीति में प्रयोग किया और राजनीतिक पार्टी का नाम रखा बहुजन समाज पार्टी। जो बहुजन की बात कहेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। ये प्रयोग, अगर बहुजन की बात नहीं करता तो हमारा वोट नहीं मिलेगा। वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट हमारा है तो राज भी हमारा ही होना चाहिए। नोट वालों का राज नहीं बनेगा। बड़ी सुंदर तरीके से कांशीराम जी ने लाखों लोगों को इकट्ठा करके ये बातें समझाई। अब राजनीतिक सत्ता हासिल करनी है तो राजनीतिक भी प्रयोग करना है। तो बाबा साहब के जैसे ही कांशीराम लोगों को बताते, वो भारत का नक्शा लोगों के सामने रखते कांशीराम जी और बोलते हैं ये जो गर्दन है ऊपर में है कश्मीर और ये गर्दन के पास है उत्तर प्रदेश। जिस उत्तर प्रदेश में दलितों की संख्या ज्यादा है, इस उत्तर प्रदेश में ओबीसीओं की संख्या ज्यादा है।
इस उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है। कांशीराम जी ने कहा, अगर इस गर्दन को हम दबाते तो आंख तो बंद हो जाएगी, सांस भी बंद हो जाएगी, वो आदमी मर जाएगा। जो दिल्ली पर राज करता है उसकी गाड़ी उत्तर प्रदेश से ही गुजरती है। कांशीराम जी कहते थे, अगर दिल्ली को जाना है, दिल्ली की सत्ता अगर कामयाब करना है तो गाड़ी लखनऊ से ही जाती है, पहले लखनऊ काबिज करना है। और सारे भारत के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा कांशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में जमा किया। बंगाल के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में, भारत के सारे राज्यों से उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं को भी भेजा और कार्यकर्ताओं का पैसा भी भेजा और लोगों को कहा, अगर उत्तर प्रदेश में अगर तुम्हारी सत्ता आती है तो लोगों का भरोसा बढ़ जाएगा कि हमारी भी सत्ता आती है, हम भी हुक्मरान बन सकते हैं। और ब्राह्मणों ने तो हमारा भरोसा ही खत्म किया था कि तुम सत्ता काबिज करने के लायक ही नहीं हो, तुम सत्ता नहीं हासिल कर सकते, तुम संगठित नहीं हो सकते। राजनीति डावपेच का कारण होता है, डावपेच रहते हैं, ये साधु संतों का काम नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के सिर्फ 30 एमएलए थे और मुलायम सिंह यादव सिंह के साथ पास में थोड़े ज्यादा थे। तो कांशीराम जी ने मुलायम सिंह जी को पढ़ाया, अगर हम दोनों इकट्ठा हो गए, हमारे दोनों की दोस्ती हो गई तो मिले मिलाए कांशीराम, मिले मुलायम कांशीराम और हवा हो गए जय श्री राम। ऐसा नारा तब लगाया, तब भाजपा की सत्ता थी। ये दो जमात जब इकट्ठा हो गए, दो राजनीतिक प्रादेशिक पक्ष जब इकट्ठा हो गए तो सत्ता आ गई। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हो गए, मायावती जी उप मुख्यमंत्री हो गई। लेकिन हमने तो कोई ऐसा नहीं सोचा था, कांशीराम जी ने तो ये ऐसा नहीं सोचा था कि आजन्म मुलायम सिंह जी ही सत्ता पर रहे। उनका पक्ष अलग था, इनका पक्ष अलग था। और सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक कूटनीतिक राजनीति का प्रयोग करके मायावती को मुख्यमंत्री बना डाला। राजनीति में कोई शत्रु का, हमेशा का कोई शत्रु नहीं होता और हमेशा का कोई मित्र भी नहीं होता। सामाजिक आंदोलन की बात अलग होती है और राजनीतिक आंदोलन की बात अलग होती है। बीजेपी को साथ में लेकर मुलायम सिंह जी को हटा दिया और मायावती मुख्यमंत्री बन गई। एक झलक दिखा दी बहुजन समाज पार्टी ने और उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी का अपने बलबूते पर वो सत्ता पे आई और मुख्यमंत्री मायावती जी मुख्यमंत्री बने और 5 साल तक अपने बलबूते पर एक हाथी सत्ता ली। ये प्रयोग इसके पहले नहीं हुए थे। उत्तर प्रदेश में अगर सत्ता आती है तो दिल्ली में भी सत्ता आ सकती है। अगर उत्तर प्रदेश के लोग इकट्ठा होते हैं, उसका अनुकरण अगर मध्य प्रदेश के लोग करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी सत्ता आती है। तो जो लोग कहते थे कि हमारा आदमी कोई चुन के ही नहीं आता, तो वहां से भीम सिंह पटेल ने चुन के आए, 21 एमएलए चुन के आए। तब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इकट्ठा था, ये प्रयोग हुए तब। इसके पहले लोग कहते थे हमारा कोई आदमी चुन के नहीं आ सकता है और इसीलिए कांग्रेस के साथ बैठकर ही हमको सत्ता हासिल करना है, उनके टुकड़े पर ही हमको समाधान मानना है। जैसे हमारे आज रामदास जी आठवले कहते हैं मैं सत्ताधारी हूं, बीजेपी के साथ में बैठा
एक मंत्रिमंडल राज्य मंत्री हो गए और उनको ऐसा लगता है कि मेरा समाज सत्ताधारी हो गया। एक आदमी सत्ताधारी होने से समाज सत्ताधारी नहीं होता। अब जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आई तो सांस्कृतिक परिवर्तन की लहर आई। बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, पेरियार रामास्वामी, संत रविदास, संत कबीर, संत गाडगे बाबा, इनको मानने वाले उनके अनुयायी इकट्ठा हो गए और पूरे उत्तर प्रदेश में वो वातावरण निर्माण हो गया। शहरों का नाम बदल गया, यूनिवर्सिटी का नाम बदल गया, पार्कों का नाम बदल गया। और किसी भी चौक में जाए तो वहां पे सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ने वाला किसी अग्रदूत का वहां पे पुतला बनता। ये मानते हैं कि पुतला बिठाने से कुछ नहीं होता, लेकिन पुतला वो पुतला नहीं है, वो संगठन और बगावत का वो एक प्रेरणादायी निशान होता है और वो हमारा सांस्कृतिक निशान भी होता है। और ये इतिहास बताने वाला, अगले पीढ़ी को इतिहास बताने के लिए ये जरूरी भी होता है। तुम्हारे पास क्या है? सत्ता आई गई, 5 साल के बाद कुछ नहीं, लेकिन 5 साल में जो तुमने निशान छोड़े हैं वो आने वाली पीढ़ियां देखेगी ये कैसे हुआ, तो वो सत्ता हासिल करने का इतिहास भी वो देखकर प्रेरित होता है। ये सारे प्रयोग कांशीराम जी ने किए। अलग अलग शत्रु अपने को मानने वाले लोग, ओबीसी और दलित इकट्ठा हुए, मुसलमान और दलित इकट्ठा हुए, मुसलमान और बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए और सत्ता हासिल कर सकते हैं, यह भरोसा उनमें आ गया। आज जो भी प्रयोग होता है राजनीति का, कांशीराम जी के प्रयोग, उसका स्टडी करे बगैर वो प्रयोग कामयाब नहीं होते। सोशल इंजीनियरिंग ये शब्द पहले नहीं था, कांशीराम जी के बाद ही ये शब्द आया। भारतीय राजनीति का स्वरूप बदल गया। कांशीराम जी कहते थे, केंद्र की सत्ता जब तक लंगड़ी नहीं होती तब तक वो लोगों की बात मानती नहीं। आज क्या देख रहे? जब मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार, मजबूत सरकार आई तो लोगों का भला नहीं हुआ, किसानों पर अत्याचार हुआ। 1 साल के बाद भी, इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद भी, मजबूत सरकार होने से वो किसानों की बात नहीं मान रहा। वहां पे अभी वो मुस्लिम हिंदू का भी प्रयोग नहीं कर सकते, हिंदू दलित लड़ाई का भी प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि किसान मुसलमान भी है, दलित भी है, बैकवर्ड क्लास का भी है और ऊंचे समाज में भी है। अब उनके साथ में उनका पंगा आ गया। शाहीन बाग का आंदोलन तो वापस हो सका, लेकिन किसानों का धरना आंदोलन वापस करने के लिए वो कुछ भी करे वो वापस नहीं बन सकता। लेकिन तब भी सरकार नहीं मान रही। ये सरकार मजबूत होने से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी वो खरीद सकती है, दिल्ली के कमिश्नर को भी वो खरीद सकती है। सरकार चाहती, जो चाहेगी वही वो कदम डालते है। मजबूत सरकार रहती है तो हमारा नहीं मानती। तो कांशीराम जी ने लोगों को कहा कि हमारे फायदे की मजबूर सरकार होती है। जब कमजोर सरकार होती है तो वो मजबूर सरकार होती है। ये राजनैतिक दांवपेच, राजनैतिक स्ट्रेटेजी का प्रयोग कांशीराम जी ने किया। उसके पहले ये प्रयोग नहीं हुए। और इसीलिए साथियों, कांशीराम जी जाने के बाद, जो बाबा साहब के जाने के बाद जो हुआ, वो कांशीराम जी के बाद में भी ये होने लगा। जब तक के कांशीराम जी का प्रभाव था तब तक संगठन मजबूत था। कांशीराम जाने के बाद कांशीराम जी का जब प्रभाव निकल गया, क्योंकि कांशीराम जी की लाइन और कांशीराम जी का जो त्याग है वो मायावती से उसकी तुलना नहीं हो सकती। मायावती की तुलना कांशीराम जी से नहीं हो सकती।
कांशीराम साहब में जो मैग्नेटिक पावर था, वो मैग्नेटिक पावर अपने त्याग के कारण था। मायावती में वो मैग्नेटिक पावर नहीं होने से आंदोलन का बिखराव हो गया। और इसीलिए कांशीराम जी कोई व्यक्ति नहीं, कांशीराम जी एक आंदोलन है। कांशीराम कोई व्यक्ति नहीं, कांशीराम साहब एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का एक प्रयोग है। उस प्रयोग को हम सब लोग 1 घंटे के व्याख्यान में हम उसको ना समझ सकते, ना समझा सकते। जो भी आएगा उसे कांशीराम जी को उनको समझना पड़ेगा, उनका अभ्यास करना पड़ेगा, उनकी स्ट्रेटेजी का अभ्यास करना पड़ेगा, उन्होंने जो प्रयोग किए उस प्रयोग का अभ्यास करना पड़ेगा। और आने वाले समय में उसकी नकल करने की भी अकल अगर हम में आ गई तो हम हमारे जिंदगी में एक उम्मीद हम जगा सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को आज़ादी की ओर लेकर जा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए, और राहुल जी को, आपने मुझे यहाँ पे मेरे जिसके नेतृत्व में मैंने 22 साल काम किया उनके परिनिर्वाण के पूर्व संध्या में मुझे बोलने का मौका दिया, मेरे साथियों से मुझे चर्चा करने का मौका मिला। मैं बहुजन संगठन का और राहुल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और जिन्होंने मुझे सुना उन सभी को मैं शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे रुखसत लेना चाहूँगा। जय भीम, जय ज्योतिबा, जय कांशी।